एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रांतीय व प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है आज की इस कन्या कौशल शिविर के व्याख्यान विवाह से संबंधित। हमारी जितनी भी बहनें, बालिकाएं, युवतियां, नवयुवतियां जुड़ी हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में व्यक्तित्व निर्माण और परिवार निर्माण से संबंधित बातें होती रही हैं और काफ़ी कुछ अभी तक ये समझ में बात आ गई होगी कि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए और हमारे जीवन के निर्माण के लिए किन किन पक्षों के संबंध में हमें जागरूक होना और सुलझे हुए मस्तिष्क का होना, विचारों का होना जरूरी है। आज उसी में से एक विषय है हमारा, वो है विवाह। विवाह का स्वरूप वास्तव में पहले क्या था, आज कैसा हमारा नज़रिया है, हमारी जो बच्चियां हैं, विशेषकर नवयुवतियां, उनका क्या नज़रिया है, हम जो बड़े प्रौढ़ लोग हैं उनका भी नज़रिया बदल गया है, स्वरूप बदल गया है उसका। उसके साथ साथ उसका क्या परिणाम हो रहा है, व्यक्तित्व का विघटन हो रहा है, परिवारों का विघटन हो रहा है, समाज में हमारी बच्चियां अपने आप को संतुलित तरीके से स्थापित नहीं कर पा रही हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर कर दे रही हैं कि कैसे हम अपने मानसिकता में परिवर्तन लाएं और हमारी जो पूर्व मानसिकता रहती थी वो कितनी सही थी और कैसे हम उसी तरीके से अपने आप को बना करके रखें, क्या करें। कुल मिलाकर जीवन का जो उद्देश्य है वो सुखी रहना है, जीवन को सफल बनाना है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सुखी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही बात सार है। और इसके लिए ही परिवर्तन होते हैं वास्तव में, सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए। इसीलिए यदा कदा जो जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, परंपराओं में, प्रचलनों में जो परिवर्तन होते रहते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों में कुछ तो वांछित होते हैं, उपयोगी होते हैं, सही होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जो वास्तव में केवल और केवल आधुनिकता और पाश्चात्य सभ्यता का हवाला देते हुए से अपना लिया जाता है और अंततः उसका जो परिणाम होता है वो सुखद नहीं होता और उसका प्रभाव जो है वो वास्तव में सबको भोगना पड़ता है, क्योंकि विवाह जो है वो केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है। खासकर हमारे भारतवर्ष की बात है, मैं पाश्चात्य देशों की बात नहीं कहती और आप भी इस बात को मानेंगे कि जो इंग्लैंड, अमेरिका है, वहां पर विवाह का उद्देश्य, विवाह का स्वरूप, विवाह के पीछे का जो औचित्य है वो कुछ और है। और इसी कारण वहां पर इतने तलाक होते हैं कि विवाह और तलाक में बहुत ज्यादा कोई भेद नहीं रहता। एक व्यक्ति के कितने विवाह हो सकते हैं और कितने तलाक हो सकते हैं। लेकिन भारतवर्ष में नजरिया अलग है। नजरिया इसलिए अलग है क्योंकि भारत की संस्कृति अलग है। जितनी तमाम सारी प्रथाएं, परंपराएं होती हैं किसी समाज की, वास्तव में वो वहाँ की संस्कृति के की देन होती है। जैसी संस्कृति होती है समाज की, उस प्रकार से वहाँ की परंपराएं, वहाँ के प्रचलन होते हैं। परिस्थितियों में जब परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक है कि कुछ परंपराएं, प्रचलनों में परिवर्तन हो, ये वांछनीय भी होता है, आवश्यक हो जाता है, लेकिन वो सुखद होना चाहिए, यही सारगर्भित बात है। तो इस संदर्भ में ये जो विवाह संबंध, विवाह के पूर्व और विवाह के दरमियान, विवाह हो जाने के पश्चात, ये जो विषय है ये बहुत ही एक विचारोत्तेजक विषय है और ज्वलंत विषय है। खासकर हमारी कन्याएं जो इस उम्र में आज बैठी होंगी, जो उपस्थित है यहाँ, तो आज नहीं तो कल विवाह होना ही है, इससे बचा नहीं जा सकता।
दूसरी बात, विवाह को आवश्यकता के रूप में भी जीवन में हम देखते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था के रूप में है। ये व्यक्ति को व्यक्तिगत संतुलन के दृष्टिकोण से भी, जैविकी दृष्टिकोण से भी ज़रूरी है। तो इसलिए इस विषय को यहाँ रखा गया है। हम कुछ पावर पॉइंट के माध्यम से बातें करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि इन बातों को जो अ, परम पूज्य गुरुदेव ने भी और हमारे शास्त्रों के अनुसार भी, हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार भी जो कुछ भी है, वो हमारे जीवन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है और आगे सबके लिए वो सुखद हो सके, उन विषयों पर हम विचार करें। कन्या विवाह, स्वरूप, समस्या और उसका समाधान क्या हो सकता है, देखें उसके बारे में। तो कन्या का विवाह जो होता है, या चाहे लड़के का विवाह होता है, युवाओं का जब विवाह होता है, चाहे वो जो भी रहे, जैसे कि बात आई, वो विवाह वास्तव में सुखद होना चाहिए। जो उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। वास्तव में विवाह की आवश्यकता कब पड़ती है? जब किसी भी मनुष्य को एक प्रगाढ़ आत्मीय साथी और आजीवन जो उसका साथ निभा सके, सहचरत्व दे सके, निभा सके, ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे इंसान की जब उसको आवश्यकता महसूस होती है, तब विवाह होता है। विवाह के पीछे ही कारण है। अगर किसी को अगर ये चीज़ महसूस ना हो, तो विवाह करने का कोई औचित्य नहीं है। विवाह तब नहीं होता, तभी विवाह ये होता है। और इसके साथ अगली बात कि जब आत्मीयता पूर्ण ढंग से किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं, तभी विवाह का उद्देश्य पूरा होता है। अब आज की स्थिति में जब विवाह देखते हैं, विवाह का क्या अर्थ होता है, तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे आम तौर पर लड़कियां ये समझती हैं, विवाह का मतलब श्रृंगार करेंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, गहना मिलेगा, घूमेंगे फिरेंगे, आउटिंग पर जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, विलास अपनाएंगे। तो ये श्रृंगार, विलास और ये आलस्य, इस प्रकार की चीज़ नहीं। और ना ही ये है कि मैं रूठूंगी तो मुझे मनाएंगे, मुझे रिझाएंगे और ऐसा वैसा होगा। इस तरीके से पति की शक्ति और उनका बहुत खूब सारा उनका उनकी ताकत ये लगे, इस प्रकार की अपेक्षाएं जो होती है लड़कियों की, और वो जो सतरंगे सपने देखती विवाह के, और सपनों का राजकुमार मुझे मनाएगा, इस प्रकार की जो कल्पना होती है, वो कल्पना केवल वो अंतरिक्ष की कल्पना है, वो काल्पनिक चीजें हैं। वो इसका जो वास्तव में परिणाम होता है वो बहुत दुखद होता है, और उसे अपेक्षा के परिणाम स्वरूप उपेक्षा ही मिलती है, और वो कुंठित हो जाती है आगे जाकर के, क्योंकि उसके सपने पूरे नहीं हो पाते। सपने पूरे नहीं हो पाते तो कुंठित तो होना ही है। हम पहले इस बात को समझे कि भारतीय परिवेश में, भारतवर्ष में, इसे बीच में मत लगाना, ये भारतवर्ष में जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो विवाह का उद्देश्य, वो विवाह का उद्देश्य होता क्या है, हम उसको समझें पहले। अगर वो चीज हमें समझ में आ जाती है तो हम निश्चित रूप से बहुत सुखी रहेंगे। सबसे पहली बात, धर्म। पहला उद्देश्य विवाह का वो है धर्म। पारिवारिक, सामाजिक कई उत्तरदायित्व ऐसे होते हैं जिनका निर्वहन करना, धर्म पालन करना मतलब उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना, कर्तव्यों का पालन करना, वही धर्म कहलाता है। तो इन धर्म कर्तव्यों का निर्वहन पालन गृहस्थी में आने के पश्चात किया जाता है, और वो धर्म आवश्यक होता है गृहस्थों का। इसके लिए विवाह किया जाता है। नंबर 1 टॉप पे, प्राथमिकता क्रम में यही उद्देश्य है विवाह का, क्योंकि इस धर्म का पालन अविवाहित रहते हुए नहीं किया जा सकता। दूसरा उद्देश्य, प्रजा, संतानोत्पत्ति। कहने का मतलब एक सभ्य समाज की रचना करने के लिए, सुसंस्कृत परिवार बनाने के लिए संतानोत्पत्ति करना, और उस संतान को सही शिक्षा दीक्षा दे करके एक सुसंस्कृत नागरिक बना करके समाज को देना, ऐसा संतान, ऐसी संतान को जन्म देना और बनाना, प्रजा। ये दूसरा उद्देश्य है, क्योंकि इसी आधार पर समाज की निरंतरता बनी रहेगी, परिवार की निरंतरता बनी रहेगी। यदि परिवार की, संसार की, समाज की निरंतरता नहीं बन पाई, तो फिर आगे जाकर के पूरा समाज समाप्त हो जाएगा। इसके लिए गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना और इस काम को करना आवश्यक होता है। ये है दूसरा उद्देश्य, प्रजा। फिर अंत में जाकर के तीसरा उद्देश्य जो बायोलॉजिकल होता है, जैविकी होता है, रति, प्रेम, काम पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति, यौन इच्छाओं की पूर्ति। इसका नंबर तीसरे स्थान पर है। और अभी वर्तमान में जो उद्देश्य है उसमें धर्म से, प्रजा से, दोनों से कोई वाकिफ नहीं है। बच्चा हो गया, और धर्म पालन
सामने देख करके कर लेते हैं जो कुछ भी है, बाकी शास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या आवश्यक है, इसकी समझ-बूझ बहुत कम दंपतियों को होती है, बहुत कम माता-पिता को होती है जो अपनी लड़कियों को, लड़कों को, अपने बच्चों को, युवाओं को तैयार कर पाते हैं, समझाइश दे पाते हैं। बल्कि वो यही सोचते हैं कि बस बड़े हो गए, उनका विवाह होने का उम्र हो गई उनकी, आयु हो गई, अब समय आ गया, अब उनका विवाह कर दिया जाए। नहीं तो फिर कहीं इधर-उधर हो जाएँगे, गड़बड़ हो जाएगा, उनके दिमाग में बात रहती है। उम्र हो गई तो विवाह कर देना चाहिए। तो उनके दृष्टिकोण में तो बस प्रेम और काम पूर्ति ही, यौन इच्छाओं की पूर्ति एकमात्र उद्देश्य जैसे दिखाई देता है, आम तौर पर, आम तौर पर। हमारी भारतीय संस्कृति में हिंदू विवाह जो है, विवाह वास्तव में एक पवित्र संस्कार है, संस्कार। जैसे अन्य संस्कार होते हैं, जैसे दीक्षा संस्कार होते हैं, जनेऊ संस्कार होते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो उसका मुंडन संस्कार होता है, जैसे वानप्रस्थ संस्कार विवाह इसका 50 वर्ष की पूरा हो जाने के पश्चात होता है। वैसे ही एक पवित्र संस्कार है हिंदू संस्कार, जिसे गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए हिंदू विवाह किया जाता है, विवाह संस्कार किया जाता है। और उसमें प्रवेश करके तब अपनी आवश्यकताओं की, अपने कर्तव्यों की पूर्ति की जाती है। पवित्र संस्कार इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस संस्कार के साथ में बहुत सारी ऐसी बातें जुड़ी हुई है जो कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ये संस्कार है, पवित्र संस्कार है। हिंदू विवाह को हल्के भी स्तर में, हल्के इस तरीके से नहीं लिया जा सकता। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये विधा है और ये कॉन्सेप्ट है। अब देखें, आइए वास्तव में जिसे हम भारतीय संस्कृति का ये विवाह का उद्देश्य हमने कहा, तो ये विवाह का उद्देश्य जो कहा जा रहा है, इसका औचित्य क्या है? कि पहले नंबर पर धर्म, फिर दूसरे नंबर पर प्रजा, फिर तीसरे नंबर पर रति की बात कही गई है। क्या भला इसका क्या औचित्य होगा? इसका जबरदस्त औचित्य है, मतलब सही कारण। हमें इसके लिए अपनी भारतीय संस्कृति के लक्ष्य को, भारतीय संस्कृति की संरचना को समझना होगा। बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूंगी। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ मतलब प्रयास, उद्यम करना, प्रयास करना, उसके लिए मेहनत करना। तो हमारी संस्कृति में 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें हैं। धर्म कर्तव्य का पालन किया जाए, अर्थोपार्जन किया जाए, आजीविका कमाई जाए, धन संपदा कमाई जाए, और काम, कामनाओं की पूर्ति की जाए। उसमें सभी प्रकार की कामनाएं हैं, यौन की केवल बात नहीं है, सब प्रकार की कामनाएं, इच्छा, इनकी पूर्ति की जाए। और जब तीनों का संतुलन होता है, मतलब नंबर 1 पर तो धर्म ही है, धर्म पालन करना, धर्म सम्मत तरीके से अर्थोपार्जन करना, अर्थ दूसरे नंबर पर है, और उस पर धर्म का अंकुश होता है। जैसे धर्म के द्वारा आदेश दिया जाता है, सहमति दी जाती है, अनुमोदन किया जाता है, उस तरीके से अर्थोपार्जन करना, जीविकोपार्जन करना, इसकी छूट दी गई है। और उसी प्रकार तीसरे नंबर पर जो काम है, कामनाओं की पूर्ति, धर्मसम्मत तरीके से कामनाओं की पूर्ति, उल जुलुल अल्लम गल्लम तरीके से जैसे जी में आया वैसे अपनी मनमाने तरीके से अपनी काम वासनाओं की पूर्ति, अपनी तमाम और अन्य इच्छाओं की पूर्ति में लग जाना, जिसमें धर्म सम्मत तरीके का कोई उल्लेख नहीं है, कोई उसका विचार नहीं किया, तो ये व्यक्ति के लिए बहुत तकलीफ दे भविष्य में जाकर के हो जाएगा, उसे बहुत उसके परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। तो धर्म सम्मत अर्थोपार्जन, धर्म सम्मत कामनाओं की पूर्ति, जब ये तीनों का संतुलन होता है, और ये तीनों ही कहाँ किए जाते हैं? एक साथ गृहस्थाश्रम में किए जाते हैं। जब तीनों के बीच सही संतुलन रहता है तो अपने आप ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। भारतीय संस्कृति में अतिवाद का सब जगह उस पर अंकुश रखा गया है। केवल मोक्ष की प्राप्ति करना करके जन्म से ही सन्यासी जीवन लेकर के केवल अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के उस ओर चलना, ये भी उचित नहीं कहा गया है, ये अतिवाद कहा गया है। और केवल मात्र और मात्र अर्थ और काम के चक्कर में फंस करके वहीं उलझ करके रह जाना, ये भी अतिवाद का एक छोर है। तो जो अतिवाद के 2 छोर हैं, उनके बीच में संतुलन स्थापित किया गया है, यही पुरुषार्थ है, इस जिसमें कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। अर्थात यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि विवाह के बाद जो दाम्पत्य जीवन होता है, यदि सही तरीके से उसका उसमें संतुलन बिठाया जाए और उसे निभाया जाए,
तो अंततः वो दंपति मोक्ष के अधिकारी बन पाते हैं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आगे वो अपने आप को तैयार कर पाते हैं। एक औचित्य तो ये है। दूसरा औचित्य ये है कि गृहस्थी जो होती है, जिस हमारे यहाँ 4 आश्रम कहे गए हैं। 0 से लेकर के 25 ईयर्स 25 साल तक की जो आयु होती है युवतियों की, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम गिना गया है। उस ब्रह्मचर्य आश्रम के क्रम में कोई विवाह नहीं होता, बल्कि उस आश्रम में केवल और केवल विद्यार्जन होता है, ज्ञानार्जन होता है। अपने शरीर बल, अपने मनोबल और अपने आत्मबल को अच्छे तरीके से बढ़ाने और बनाने की बात होती है, जिससे कि जो 100 वर्ष की आयु है, हमारे यहाँ 100 वर्ष की आयु की कामना की जाती है। 100 वर्ष की आयु में प्रथम 25 वर्ष वो केवल नींव बनाता है व्यक्ति, और वो नींव जितनी तगड़ी होती है, जितना वो शानदार होता है, सशक्त होता है, उतना ही उसका आगे का जो गृहस्थ जीवन है और आगे जाकर के वानप्रस्थ और संन्यास जिसको कहते हैं, सारा का सारा जीवन, वो बहुत ही सटीक, बहुत सशक्त होता है, शानदार होता है। तो जो सेकंड स्टेप है अपना गृहस्थ आश्रम, उस गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों की पूर्ति के लिए विवाह किया जाता है। और ये 3 हैं। 3 ऋण लेकर के मनुष्य मानव जीवन प्राप्त करता है जब आता है, तो उसमें पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये 3 ऋण हैं। और इन तीनों ऋणों से उऋण होने का कार्य केवल और केवल गृहस्थ आश्रम में हो सकता है, जिसमें कि दंपत्ति विचार पूर्वक आपस में एक दूसरे के साथ सुलह करके इस ऋण से उऋण होते हैं। पितृऋण का मतलब, पितृऋण का मतलब होता है जैसे पिता ने, माता पिता ने हमें जन्म दिया, जन्म दे करके हमारा पालन पोषण किया, पालन पोषण करके हमको एक सुसभ्य नागरिक के रूप में स्थापित किया, ठीक इसी प्रकार से हम भी एक सुसंस्कृत और देव मानव जैसे संतान को जन्म दें, उसे बनाएं और समाज को, परिवार को सौंपें। ये पितृऋण से उऋण होने का ये साधन है। देवऋण, जो भी देवता हैं, देवता का मतलब जो आंखों से दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं दिखाई देते हैं, वो भी नहीं, जो देने वाले हैं, जिसमें अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये भी देवता में आते हैं। और जो देव तुल्य होते हैं, बड़े महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, ये भी इसमें आते हैं। इनके द्वारा जो कुछ भी हमने पाया है अपने जीवन में और अपने जीवन को सहज सरल बनाया है, सुलभ बनाया है, हमें अपने जीवन में आसानी हो गई है, तो वो देवता होते हैं। तो उनसे हमने जो पाया, उनसे, उनके ऋण से उऋण होने के लिए उनको संतुष्ट करना। तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि गृहस्थ धर्म में बलिवेश्य यज्ञ किया जाता है, बलिवेश यज्ञ किया जाता है, दान किया जाता है, ये अतिथियों की सेवा की जाती है, उनको संतुष्ट किया जाता है। हमारे घर में जो भी आते हैं, तो ये देवऋण उसी के अंतर्गत आता है। बलिवेश में जो 5 आहुति दी जाती हैं, देवेभ्यो नमः, ब्रह्मणेभ्यो नमः, ऋषिभ्यो नमः, नरेभ्यो नमः, भूतेभ्यो नमः, ऐसे करके जो 5 आहुति दी जाती है, वो देवऋण ही का उऋण, देवऋण से उऋण होने के लिए किए जाने वाले कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। और अतिथियों की सेवा इत्यादि करना, तो चिड़ियों को दाना खिलाना, पशु पक्षियों को, गाय को, कुत्ते को रोटी खिलाना, मतलब हर किसी की सेवा करना, सहायता करना, ये काम केवल और केवल गृहस्थों के द्वारा किया जा सकता है। न ब्रह्मचारी के द्वारा किया जा सकता है, न वानप्रस्थी के द्वारा किया जा सकता है, और सन्यासी के द्वारा तो किया ही नहीं जा सकता। और तीसरा ऋण है ऋषि ऋण, अर्थात वे ऋषि, वे संत जिनके अनुदानों के परिणाम स्वरूप, जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े प्रयोग किए, ज्ञान विज्ञान उकेरा और उसे हमारे जीवन में हमें दिया, जिसके कारण संपूर्ण मानव जाति, जिसके ऋण से उऋण नहीं हो सकती, जिसके कारण हमारा जीवन इतना आसान हो गया, वो ऋषि हैं। उनके द्वारा जो सदग्रंथ लिखे गए, जो शास्त्र लिखे गए, जिनके माध्यम से हमने उसका अध्ययन करके, पारायण करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, ये ऋषियों की देन है। उन ऋषियों के ऋण से उऋण होने के लिए क्या किया जाए, तो इस गृहस्थ धर्म में उनका अध्ययन किया जाता है, ऋषियों के द्वारा दिए गए उनका स्वाध्याय करना, स्वाध्याय कराना, अपने परिवार के लोगों को, अपनी संतान को, परिवार के सदस्यों को, समाज के सदस्यों को उनका अध्ययन करवाना, उनसे वाकिफ करवाना, उनका प्रचार विस्तार करना, यही ऋषि ऋण से उऋण ऋण होना है। ये काम भी गृहस्थों के द्वारा किया जाता है। बहनों भाइयों, विवाह का जो महान उद्देश्य है, उस महान उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये औचित्य की बात भी हमने ये जो समझी, उससे बात स्पष्ट हो जाती है कि विवाह कितना पवित्र है और वास्तव में गृहस्थ धर्म कितना ऊंचा है। अगर हमने ये उद्देश्य को ध्यान में रखा, तो हमारे मन में जो खासकर युवाओं के मन में जो 7वें आसमान पर उनका दिमाग जो चढ़ा रहता है विवाह के नाम से, कि किस प्रकार से मौज मस्ती और बस घूमना फिरना यहाँ वहाँ और बनना संवरना और भोग विलास, इस प्रकार की बातें, वो सब पर एकदम से अंकुश लग जाता है। उन्हें समझ में आता है कि हम कितने महान हैं, हम स्वयं मनुष्य प्राणी,
और अपने मानव जीवन को महानता के उस उच्चतम सोपान तक पहुँचाने के लिए और अपने जीवन के अंतिम मोक्ष को पाने के लिए, लक्ष्य को, मोक्ष को पाने के लिए भी हम इसी दाम्पत्य जीवन का, इस विवाह संस्कार का, विवाह संस्था का हम अवलंबन लेकर के हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। यदि हमें ये समझ में आ गया तो हमारे जीवन का महान उद्देश्य हम अन्य कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इस विवाह के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे सारे युवा साथियों को, हमारी युवतियों को, बच्चियों को, बड़ों को, छोटों को, सबको इस उद्देश्य से और उद्देश्य के औचित्य से हम सबको वाकिफ होना चाहिए, तो ये मजा आ जाए, क्या बात है। अब जब विवाह होता है तो विवाह की विचारणी बिंदु कौन-कौन से होते हैं आम तौर पे, और कुछ सही होते हैं और कुछ उसमें गड़बड़ भी होते हैं। जैसे कि आयु, आयु कितनी होनी चाहिए? आमतौर पर आयु लड़कों की ज़्यादा, लड़कियों की छोटी होती है। बाल्यविवाह दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 साल पहले चलती हैं लड़कियाँ, इसलिए हो सकता है ऐसा सोचा होगा। परंतु परम पूज्य गुरुदेव की किताबों में मैंने पाया और कई शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है उनकी आयु से संबंधित। ये लड़की को बहुत छोटी उम्र की जो मानते हैं कि विवाह होना चाहिए, ये गलत है, बल्कि इसका गलत प्रभाव पड़ता है। दोनों के बीच में जो मानसिक संतुलन है या वो जो वैचारिक जो उनकी क्षमता है वो एक नहीं रह पाती। बल्कि आज जब आधुनिक समय में देखा जाए कि लड़कियाँ पढ़ती लिखती रहती, बड़ी हो जाती हैं और लड़के-लड़कियाँ दोनों एक-दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ पर बराबर आयु में विवाह हो सकता है। लड़की अगर मान लीजिए कुछ थोड़ी-सी बड़ी हो भी गई, ऊँच-नीच, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, उसको स्वीकार किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिक्षा, शिक्षित होना ही चाहिए, शिक्षा को माना गया है, लेकिन शिक्षा ऐसा नहीं कि बहुत हाई-फाई शिक्षा हो तभी ठीक है। संस्कार तो अति आवश्यक है, तो आयु, शिक्षा, संस्कार को बहुत ऊँचा स्थान मिलना चाहिए और समझदार लोग संस्कार को बहुत ऊँचा स्थान देते हैं। लड़का-वर जब चयन करते हैं, तो संस्कारवान होना आवश्यक है। शिक्षा कुछ कम हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। संस्कार में अगर कमी रह जाएगी तो जीवन भर हमारी कन्या को भटकना पड़ेगा, कन्या को दुःख पाना पड़ेगा, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये समझ लीजिए कि जीवन में ये जो दुर्घटना घटेगी, कुसंस्कारी वर का चयन करने के पश्चात उसकी रिकवरी कभी जीवन भर नहीं हो पाएगी। उसके बाल-बच्चे, आने वाली पीढ़ी और उसका और भी आगे की पूरी पीढ़ी जो है पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो संस्कार अत्यंत आवश्यक है। स्वावलंबी होना ज़रूरी है, जीविकोपार्जन का साधन वर के पास में होना चाहिए, ये जो माना जाता है, ज़रूरी है। और यहाँ एक बात और है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही कमाए, लड़की भी कमाए। लड़के को स्वावलंबी होने के साथ-साथ ये माना जाए कि अगर सोच लिया जाए कि बहुत ऊँची तनख्वाह होना चाहिए, बड़े पैकेज वाला होना चाहिए लाखों रुपए का या बहुत मोटी तनख्वाह होनी चाहिए और तनख्वाह नहीं है तो कहीं इधर-उधर के झटके पानी वाला इनकम उसका होना चाहिए, ये बहुत गलत सोच है। बल्कि इसकी जगह पर लड़की को स्वयं भी कुछ कमाने लायक होना चाहिए, कमाने योग्य बनना चाहिए और वो भी अपने पति का या अपने घर परिवार को सँभालने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ उनको सहयोग कर सके तो ये सोने में सुहागा। कोई ज़रूरी नहीं कि वो नौकरी करे, कुछ दूसरा काम भी कर सकते हैं। अगला सौंदर्य, शरीर सौष्ठव, स्मार्टनेस, ये आजकल के युवाओं को ऐसा लगता है कि ये नंबर 1 पर है। ये और उसके बाद आर्थिक सक्षमता, धन वैभव। लड़कियाँ भी सोचती हैं, बल्कि शरीर सौष्ठव, स्मार्टनेस को जितना महत्व देती हैं, आर्थिक सक्षमता को शायद उससे भी ज़्यादा महत्व देने लग गई हैं। ऐसा देखने में आता है, क्योंकि वो धनपतियों के घर में जाना चाहती हैं। उनकी कामनाओं, इच्छाओं, विलासिताओं की पूर्ति कर सके तो अच्छा है, ऐसा माना जाता है। माता-पिता भी इसी प्रकार से धन संपदा को देख करके लड़का चयन करते हैं। कई परिवार, कई अभिभावकों को देखा, मैंने खुद भी देखा कि वो जब अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो ये देखते हैं कि उनकी संपदा कितनी है, उनकी जमीन जायदाद कितनी है, उनके कितनी बिल्डिंग है, इसको सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बना करके। लेकिन उनको समझ में आना चाहिए इस बात कि वास्तव में अपनी बेटी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि उनकी पैतृक संपत्ति ज़्यादा है, तो पैतृक संपत्ति के आधार पर बेटी जो है, वो कभी भी वो सुखी नहीं रह सकती। वो तो जो वर के संस्कार हैं या उनके द्वारा जो सम्मान दिया जाएगा, वही बेटी को सुखी रख सकता है। शरीर सौष्ठव भी इसी प्रकार से, कोई फ़िल्मी एक्टर की तरह कोई सलमान खान अमिताभ बच्चन के रैंक का हो, तो ये उचित नहीं है सोचना। शरीर सौष्ठव ऐसा है, सौंदर्य ऐसा है, उम्र आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे ढलने लगती है। चाहे लड़का हो तो, चाहे लड़की हो तो, दोनों दोनों ही। अगर लड़की को भी सौंदर्य के दृष्टिकोण से लड़के लोग देखते हैं, तो ये उनका आधा अधूरा मानसिकता ही है। ये मानसिक दिवालियापन कहना चाहिए। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ेंगी ही, 30 साल की उम्र होने के पश्चात तो वैसी ही जो सुंदरता है,
वो घटने लगती है, लड़कों की भी घटने लगती है। तो स्मार्टनेस जो है, जिसको हम यदि मान लीजिए केवल सुंदरता के बल पर स्मार्टनेस देखें, तो ये हम सही सोच नहीं रखते, ही मानना चाहिए। स्मार्टनेस में केवल शरीर को की सुंदरता की बात नहीं आती, ये वो कितना शौर्य पराक्रम वाला है वो भी उसमें आता है, कितना हिम्मती, कितना मेहनती वो भी आता है, ये देखा जाए। तो सुंदरता और आर्थिक रूप से बहुत पैसे वाला होना, यहाँ पर कहीं भटक ना जाए, ये ध्यान देने की बात है। फिर कई लोगों का ये मानना होता है कि जब प्रेम संबंध रहेगा, पूर्व परिचय रहेगा, उसको हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तभी विवाह करेंगे। यहाँ ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। पूर्व परिचय जो होता है, प्रेम संबंध होता है, उस समय खुल करके सारी बातें सामने नहीं आती वर वधुओं के, उसमें एक पर्दा रहता है, जो अच्छा अच्छा रहता है वही सामने रहता है, और खासकर उसमें आकर्षण रहता है। आकर्षण के परिणाम स्वरूप यदि विवाह तय होता है तो यहाँ पर भी खतरा है, खतरे की घंटी मंडराती रहती है। बल्कि अगला पॉइंट जो दिया है उस पर विचार किया जाए, अभिभावकों के अनुभव का लाभ उठाया जाए, उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए हैं, वास्तव में विवाह के लिए क्या जरूरी है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, यदि ये समझ लिया जाए तो इससे फायदेमंद होंगे। हाँ, एक बात है, कभी कभी अभिभावक या कभी कभी जो होता है ऐसा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपनी प्रतिष्ठा का नाम लेकर के ऊंचे घराने में, कुलीन घराने में देने के नाम से जबरदस्ती विवाह करते हैं और युवाओं की अनुमति सहमति नहीं लेते। ये गलत है, ये ना हो। अभिभावकों के अनुभव का लाभ तो उठाया जाए और स्वयं का निर्णय स्वयं युवाओं से भी पूछा जाए, उनको भी बताया जाए, उनकी राय ली जाए। अब तो बाल विवाह होते नहीं है, युवा हो जाते तब विवाह होता है। ये जरूरी है कि उनकी भी सहमति उसमें हो, बल्कि अच्छा ये होगा कि दोनों का सम्मिलित निर्णय हो, अभिभावकों का अनुभव भी हो, उनकी समझाइश हो, और जो हमारे युवा हैं उन युवाओं की भी सहमति ले ली जाए। इन दोनों के सम्मिलित निर्णय से जो बात बनती है वो बहुत अच्छी होती है। तो वास्तव में वर चयन का जो वास्तविक आधार है, अगर हम ये सोचें, इन सबके बाद भी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि अधिकांश विवाह अब जो है वो क्या होने जा रहा है, विवाह असफल हो जा रहे हैं, प्रेम विवाह भी असफल हो जा रहे हैं, और जो अरेंज्ड मैरिज होते हैं अभिभावकों के द्वारा, वो भी जा करके जब ससुराल चली जाती बेटी बच्ची तो वहां पर सुखी नहीं रहती, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता है कि उसका जीवन जो है विवादित हो जाता है और वो सुखी नहीं रहती, अपने आप को संतुष्ट नहीं पाती, उसको बहुत शिकायतें रहती है। कारण क्या है? उन कारणों के आधार पर यह है कि वर चयन का वास्तविक आधार को ध्यान रखा जाए। क्यों होता है उसका इलाज भी है ये। जब वर का चयन किया जाए तो वर और वधु दोनों के गुण कर्म स्वभाव की समानता को देखी जाए, जांची परखी जाए, केवल चेहरा न देखा जाए। जो मिलान किया जाता है, राशि मिलान किया जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो करें अपनी संतुष्टि के लिए, उसमें भी कोई लॉजिक होगा निश्चित रूप से ज्योतिषी गणना के अनुसार, ठीक है, लेकिन गुण कर्म स्वभाव की समानता होनी जरूरी है। उनका स्वभाव क्या है, एक आध्यात्मिक रुचि वाला है और एक जो है वो मान लीजिए पाश्चात्य और आधुनिक सभ्यता वाला है, तो गड़बड़ होगा। एक जो है वो बहुत सुंदरता को ध्यान में रखता है और दूसरा जो है बहुत लेबोरियस है, बहुत परिश्रमी है, दोनों में ये भिन्नता है, तब भी गड़बड़ होगा। एक की रुचि कुछ है, दूसरे की रुचि कुछ है, तब भी गड़बड़ होगा। बेहतर होगा ये परिपक्व हो जाते हैं, इनकी गुण कर्म स्वभाव को आपस में मिलान करके देखा जाए, उनसे पूछा जाए तुम क्या पसंद करते हो, तुम क्या पसंद करते हो, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखने में आया है। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लेकिन जब वो शादी होकर के जाती हैं तो उसके पहले चूंकि बात किए नहीं है उसके संबंध में, वो उनको केवल बच्चा संभलवाने के लिए, घर का कामकाज करने के लिए रखती हैं। अब कोई पीजी पीएचडी होल्डर है, मान लीजिए पीएचडी होल्डर व्यक्ति है, बाली लड़की है हमारी, तो वो केवल घर में बैठे नहीं रहना चाहिए, बाहर भी काम करना चाहिए, समाज निर्माण के काम में, सेवा के काम में, या अभी नौकरी करने के लिए भी वो कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। इसमें कोई भी गलती नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, उसकी आगामी पीढ़ी अच्छी बनेगी, उसके परिवार का और उसकी प्रगति होगी, उन्नति होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो गुण कर्म स्वभाव की समानता होनी चाहिए। और जब चयन करे किया जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, हमारी बेटी भी अगर है, तो जब वो वर्ष का चयन कर रही है, जीवन साथी का चयन कर रही है, तो चयन करते समय उसको में विचारशीलता होनी चाहिए। आज स्थिति ये विचारशीलता के अभाव में वर का चयन करते हैं, वधु का चयन करते हैं और बाद में जाकर के दुख पाते हैं। महर्षि वशिष्ठ के बारे में अरुंधति को चयन करने के लिए उनको मना किया गया था कि वहां पर विवाह नहीं करना, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि मुझे तो विवाह उसी से करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसकी आत्मिक स्थिति बहुत ऊंची थी।
आत्मिक स्थिति बहुत ऊँची थी, साथ ही साथ उनको आश्रम बनाना था, उन्हें गुरुकुल चलाना था, उन्होंने अपना सब तय कर लिया था। इसी प्रकार से आज भी स्थिति आती है। कोई अगर सेवा के काम में आगे बढ़ना चाहता है, कोई सर्विस करना चाहता है, कोई जीवन का बड़ा लक्ष्य अगर बना रखा है, तो उसे ज़रूर अपने जीवन के उस निर्धारित लक्ष्य के बारे में विचार करके, उसी तुला में अपने जीवन साथी को तोल करके फिर अपना वर या वधू का चयन करना चाहिए, तो जीवन में शांति रहेगी। ये नहीं रहने के परिणाम स्वरूप ही फिर खिटखिट होती है, अंत में उसका परिणाम होता है कि दोनों तलाक के कगार पर पहुँच जाते हैं, एक दूसरे के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते। एक ये भी होता है, कन्याओं को पहले से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है और उसके पश्चात एकाएक वो एडजस्ट नहीं कर पाती है, तब भी ये स्थिति आती है। दूसरी बात, उद्देश्यपूर्ण चयन होगा तो परिवार और विवाह का ये स्थायी आधार मिल जाएगा और आगे जो दुर्घटना घटती है वो घटना नहीं घट पाएगी और सुख शांति से भरा हुआ दाम्पत्य हो पाएगा, ये सोचा जा सकता है। ये इस बारे में ऐसा विचार हम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सफल कैसे बने, ये तो विवाह के पहले की बात हो गई। अब विवाह के बाद में दाम्पत्य जीवन को सफलता दिलानी है, सफलता के मुकाम पर पहुंचाना है, तो कैसे बने? तो जो भ्रांति है, कुछ तो भ्रांति है कि प्रचुर धन होना चाहिए, खूब बड़े लोग होना चाहिए, सारी आवश्यकताओं की, और आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो ही जाती है। लेकिन जो एक तरह से कहते हैं डिजायर, कहते हैं जो है ना, एक नेसेसिटी होती है, आवश्यकता, डिजायर, जो और इच्छा, और मोर एंड मोर मोर, तो वो प्रचुर धन की आवश्यकता जो पड़ती है, वो कहते हैं कि जब प्रचुर धन होगा तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। वास्तविकता ये है कि धन के अभाव में कष्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो प्रेमी जोड़े होते हैं, कहने का मतलब जो आपस में एक दूसरे को समझते हैं, अरेंज मैरिज के बाद भी बाद में प्रेमी जोड़े होते हैं जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, स्नेह करते हैं, उनको कष्ट महसूस कदापि नहीं होता, जो एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हैं और अपने दाम्पत्य का उद्देश्य समझते हैं, जिनका उद्देश्यपूर्ण दाम्पत्य होता है, उनको धन का अभाव कभी खटकता नहीं है, वो समझदारी से उसको पूरा कर लेते हैं। उसी प्रकार से समझ में आता है, कुछ मायने में तो सही भी है कि पति पत्नी को बहुत उच्च शिक्षित होना चाहिए, नहीं, उच्च शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है, समझदारी होनी जरूरत है, उसकी जरूरत है। धन और शिक्षा, इन दोनों से और सुविधा संपन्न होने से घर में सुविधाएं बढ़ सकती है, लेकिन सुख बढ़ सकता है, लेकिन आनंद नहीं बढ़ सकता। आनंद पाने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता होती है। आनंद पाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो है प्रेम। प्रेम ही वो सूत्र है जो न केवल पति पत्नी को एक सूत्र में बांधता है, बल्कि आत्मोत्सर्ग, मतलब एक दूसरे के लिए त्याग करें, एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्रेम करें और जो भी जरूरत है वो दूसरों को त्याग करें, इस प्रकार की भावना को, निस्वार्थ भावना को जन्म देता है। और प्रेम की उत्पत्ति कब होती है? प्रेम की उत्पत्ति तब होती है जब वो दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की भावना का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं, केवल देने के बारे में सोचते हैं, तो अपने स्वार्थ के बारे में न सोच करके उनके बारे में सोचते हैं। इस प्रकार से जब दोनों की भावनाएं होती तब दोनों का प्रेम पैदा होता है, पनपता है और आगे बढ़ता है। वास्तविक तथ्य है। इस प्रेम के कारण, प्रेम जब बढ़ता है तब उसके कारण, उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग के कारण, निस्वार्थ भावना के कारण, तब जाकर के दाम्पत्य जीवन सफल होता है। कटुता कब आती है? कटुता भी बहुत आती है। भाई कटुता तब आती है जब एक तो विवाह से पहले कुछ गलत मान्यताएं बना के रखते हैं, कुछ गलत सोच रहता है, उसी के साथ शादी भी हो जाती है, कन्या चली भी जाती है, माता पिता भी इसी प्रकार से सोचते हैं। जैसे मेरा मायका जो है मेरे ससुराल की अपेक्षा बहुत ज्यादा धनवान है, अब लड़की के दिमाग में बैठा हुआ है मेरे जो ससुराल वाले लोग हैं वो ऐसी हैं और मेरे मायके वाले लोग बहुत धनवान हैं। तो अपनी शिक्षा के बारे में सोचना कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं पैसा कमाती हूँ, अब सर्विस करने वाली लड़की है, पैसा कमा रही है, वो सोचती है मैं बहुत पैसा कमाती हूँ, या वो सोचती कि मैं ही समझदार हूँ, मेरी बात सुननी चाहिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे से कम समझदार हैं सब, या सोचे कि पति को भी परिवार में सब लोग को मेरी बात सुननी चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए और मेरी हर मांग को पूरा करना चाहिए, मैं भी अभी ससुराल आई हूँ तो मेरा सम्मान होना चाहिए, कपड़े, फैशन, श्रृंगार, तो बार बार मायके जाना, ये जो कुछ भी डिमांड करे वो पूरा होना चाहिए। और कुछ मान लो ऊपर नीचे हो गया, कुछ ऊपर नीचे बात हो गई तो बात करना बंद कर देना, ये वो हथकंडे अपनाती है। घर में काम होते हैं, भी गृहस्थी में तो बहुत काम होते हैं और अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन घर के काम से जी चुराना, काम नहीं है बाहर तो भी घूमने जाना, बिना काम के बाहर घूमने की आजादी मांगना, ये सोचना कि यहाँ तो हम तो जेल में खाने में बंद हो गए, लगता हमको रोज रोज घूमने जाना चाहिए,
मॉल जाना है तो पिक्चर देखने बाहर जाना है, बाहर घूमने जाना, इस तरह की आज़ादी की माँग करना। और कुछ तो ऐसी बात है, माता-पिता भी इसी प्रकार से कभी-कभी सिखा के भेजते हैं। वो सोचते हैं कि अलग रहना है, शादी हो के जाना है, उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में ऐसा कुछ करो कि पति के साथ में अलग खिचड़ी पका करके फिर वो अलग रहे, अलग जाए। ऐसा कुछ हथकंडे अपनाओ कि अलग हो जाए, ज़्यादा काम ना करना पड़े, अपनी चिंता करो। माता-पिता वृद्ध हो गए, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनसे विमुख हो जाना। माता-पिता भी कई ऐसे सिखा के भेजते हैं, बड़ा परिवार नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े परिवार में लड़का अच्छा दे तो दिया, लेकिन लेकिन फिर वो माता-पिता के साथ नहीं रहना। ये इस प्रकार की भी कुछ बातें होती हैं कि उसका दिमाग पहले ऐसे ही बना रहता है। अब ये बताइए, ऐसी बातों को अगर सोच के पहली लड़की रखेगी, तो परिवार में कटुता नहीं आएगी, तो क्या आएगी? वो परिवार में कभी एडजस्ट कर पाएगी? कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। वास्तव में सुखी दाम्पत्य का जो आधार होता है वो है, गृहस्थ की सफलता वो है, सघन आत्मीयता पर ही निर्भर करती है। एक दूसरे के प्रति सघन आत्मीयता, आत्मीय प्रेम। क्या है आधार उसका? विवाह के पूर्व मस्तिष्क से काम लें, विवाह के पूर्व ही केवल मस्तिष्क से काम लिया जाए। विवाह के पश्चात भाई दिमाग बंद कर दें, हृदय से काम लें। मतलब जितनी माथापच्ची करना है, छँटाई बचाई करनी है लड़की ढूँढने में या लड़का ढूँढने में, तो पहले झाँट-छाँट लें। कैसा चाहिए? लंबा चाहिए, छोटा चाहिए, तो सुंदर चाहिए, तो ये इस जो भी शिकायत का मौका है, वो बाद में नहीं आना चाहिए। पहले अच्छे से देख लें, सोच लें, विचार लें, दिमाग खुला रखें, एक्सीडेंटल मत करें। प्रेम विवाह करने वाले लोग भी ऐसे पहले प्रेम करते हैं, हड़बड़-हड़बड़ करके उनको प्रेम परवान चढ़ गया, दाएँ साइड से रोड से चलना चाहिए तो बाएँ साइड से ना चल करके बाएँ साइड से चलना चाहिए, दाएँ साइड से अपना चलना शुरू कर दिए, रॉन्ग साइड से चलना शुरू कर दिए। प्रेम पहले हो गया, विवाह बाद में करेंगे। प्रेम पहले हो गया कहने का मतलब अटैच पहले हो गए, मन को पहले जोड़ लिया, अब वो छूट नहीं रहा है, अब विवाह करना पड़ेगा। तो पहले दिमाग का प्रयोग करना था तो पहले हृदय से काम ले लिया, एक्सीडेंट हो गया। अब विवाह होकर के चले गए। विवाह होके चले गए उसके बाद में जब वास्तविकता के धरातल पर आते हैं, एक दूसरे की कमियाँ दिखती हैं, उनकी गलतियाँ दिखती हैं, तब वो बड़ा खराब लगता है और वहाँ पर फिर दिमाग चलाना शुरू करते हैं। तो दिमाग जब चलाना था दिमाग नहीं चलाए। अब विवाह के पश्चात जब दिल से काम लेना चाहिए, हृदय से काम लेना चाहिए, तब फिर दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं। बस सबसे बड़ी गलती तो यही होती है। विवाह हो जाने के पश्चात नो एक्सक्यूज़ और कोई अवसर नहीं, जो मिला है भगवान का प्रसाद है एक, दूसरा जो मिला है वो हमारा अपना है, हमारा पति है। अब उसको निभाना है, उसके साथ निभना है, कुछ कमी है उसको बनाइए, कुछ कमी है उसके साथ में एडजस्ट कीजिए। अब हो गया उसके बाद में क्या करना है? ये कोई कैंसल करने वाली बात तो है नहीं, इंग्लैंड अमेरिका तो है नहीं कि फट से तलाक कर लिए, कि कैंसल कर दिए। तो ये सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दिमाग लगाने का काम है भाई, मस्तिष्क से काम लेना है पहले करिए, विवाह के पश्चात तो हृदय से काम लेना है, प्यार से काम लेना है, संवेदना से काम लेना है, ये चीज़ मेरा है। जैसे संतान होती, पैदा हो जाने के बाद में संतान को क्या करता है? इंसान क्या करता है? पिता माता-पिता जो होते हैं, वो ये मेरा बच्चा है, अपंग है तो, अपाहिज है तो, कुरूप है तो, मंदबुद्धि है तो, जो भी है, मेरा अपना बच्चा है। तो पति भी मेरा ही है, पत्नी भी मेरी है। विवाह किया है ना, 7 फेरे लगाए ना, पहले देखा ना, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं बाँधा और ज़बरदस्ती विवाह तो कीजिए मत। ना लड़का ज़बरदस्ती विवाह करे करवाए, ना लड़की ज़बरदस्ती विवाह करे करवाए। बाद में किसी को दोष नहीं देना। दूसरी बात, ये समझ लिया जाए विवाह के बाद कि एक-दूसरे के बिल्कुल अनुकूल हैं तभी मिला है। आप सोचिए, दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। अब इतने करोड़ों लोगों में से आपके समाज में या कहीं जहाँ कहीं भी विवाह हुआ है, इतने सारे लोगों में से तार नहीं जुड़ा। अब उसी व्यक्ति से तार क्यों जुड़ा आपका? निश्चित रूप से अपना जो कार्मिक अकाउंट होता है, पिछले जन्म का जो लेखा-जोखा, जो हमारे भोग के जो भी जो अवसर होते हैं या जो भोग भुक्त करने के लिए आते हैं हम, अपना हिसाब-किताब चुकता करने के लिए आते हैं। तो जो हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, कर्म बंधन होता है, उसके अनुसार ठीक वही पति या पत्नी उसी व्यक्ति को हमसे मिलना था और इस आधार पर हमारे कर्मों का लेखा जो है वो चुकता होना है। तो ये समझ लीजिए कि एक दूसरे के बिल्कुल अनुकूल हैं। कई बार ऐसा होता है, अरे कहाँ-कहाँ किसके पाले पड़ गई, कौन इस ये नहीं होता तो अभी यहाँ होता वहाँ और रिश्ता आया था, वहाँ पर हो जाना था। बिल्कुल गलत बात।
आप कहीं नहीं होते साहब, आप यहीं होते, आप जहाँ हैं वहीं होते आप और वहीं होंगे, और कहीं नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो भाग्य है उसको बदला नहीं जा सकता। कार्मिक अकाउंट जो होते हैं वो बहुत प्रबल होते हैं और उसी के लिए हम यहाँ आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगली बात, परस्पर भावनाओं को ध्यान रखें। ये एक सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार जो है। परस्पर की भावनाओं को चोट ना पहुँचाएँ, क्योंकि भावनाएँ बहुत कोमल होती हैं। विचारों में भेद है, कोई बात नहीं, लेकिन भावनाओं को यदि चोट पहुँचाया जाएगा, तो उसको भरना बहुत कठिन काम है। घाव भर जाते हैं। भावनाओं को चोट पहुँचाने के बाद में उसकी रिकवरी मुश्किल होती है। परस्पर एक-दूसरे पर विश्वास करें और एक-दूसरे के लिए विश्वास के योग्य बना जाए। उस लायक बना भी जाए कि सामने वाला विश्वास करे। परस्पर सेवा सहायता के द्वारा, उनके द्वारा कही गई बातों को मानने के द्वारा, ये कुछ ऐसे मापदंड होते हैं जिसके आधार पर हम विश्वास अर्जित करते हैं। जो विश्वास अर्जित करता है वही प्रेम पात्र बन पाता है। प्रेम बढ़ता कैसे है? विश्वास बढ़ता है। विश्वास कैसे बढ़ता है? जब व्यवहार एक-दूसरे के प्रति सटीक रहते हैं, व्यवहार के आधार पर एक-दूसरे का दिल जीतते हैं, विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। इस तरह से कभी झगड़ा हो जाए, झगड़ा होना तो स्वाभाविक है, 4 बर्तन एक जगह रहेंगे, 4 बर्तन क्या, पति-पत्नी केवल 2 ही रहेंगे, तब भी झगड़े होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे साहब ये तो झगड़े होते हैं, अरे झगड़े होंगे भाई, झगड़े कैसे नहीं होंगे? कोई नहीं है तो भी, माता-पिता 2 रहते हैं, झगड़े होते हैं, संतान और पिता रहते हैं तो भी झगड़े होते हैं, 2 व्यक्ति तो भी झगड़े होते हैं। ये बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ, मान लीजिए कोई झगड़ा हो रहा है, तो संवादहीनता ना बरती जाए। हमारी लड़की मान लीजिए कुछ झगड़ा हुआ, ऊपर-नीचे हो गया, अब वो बात करना बंद कर दी, मुँह फुला करके बैठ गई। तो ये ना करके जितना जल्दी हो सके अपनी शिकायतों का निपटारा कर लिया जाए, परस्पर बैठ करके एक-दूसरे की शिकायतों को सॉफ्ट लहजे में उनको बोला जाए कि भई मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा हो गया और आपने क्या सोचा? आपने ये किया, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। परस्पर सम्मान देते हुए प्रेम से बड़ी-बड़ी बातों को सॉफ्ट तरीके से सामने कहा जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। संवादहीनता लेकिन ना रखा जाए। दूसरी बात, कोई भी पक्ष, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, अपने आप को सुपीरियर मत समझे। मतलब बड़ा, मैं पति हूँ तो मैं बड़ा हूँ, या पत्नी सोचती है मैं बड़े घर से आई हूँ या मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई कम हूँ क्या? कोई किसी से कम नहीं है। अगर कहते हैं कोई किसी से कम नहीं है, मतलब क्या पहलवानी करनी है? कोई किसी से कम नहीं है। भाई दोनों ही एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों ही मिल कर के गृहस्थी चलाएँगे। अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक सुपीरियर होता, तो अकेले जीवन जी लेना था, विवाह क्यों किया? विवाह की आवश्यकता इसलिए तो पड़ती है ना कि अकेले हर व्यक्ति, चाहे वो वधू हो, चाहे वर हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, अधूरे रहते हैं। अधूरापन को पूरा करने के लिए तो विवाह की आवश्यकता पड़ती है और दोनों ने विवाह किया। तो फिर एक-दूसरे से बड़ा होना, एक-दूसरे पर धौंस जमाना, एक-दूसरे के व्यक्तित्व को निगलने की कोशिश करना, बैठ कहे तो बैठे, उठ कहे तो उठे, मेरी बात माननी चाहिए, मुझे बिना पूछे तुम कैसे चले गए, मुझे बिना बताए तुमने ऐसे कैसे कर लिया? इस प्रकार से लड़कियाँ भी अगर कहती हैं, सोचती मानती हैं तो ये गलत है। पुरुषों के बारे में चूँकि लड़कियों की क्लास है तो उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनको तो सुधार नहीं सकते, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। एक बात निश्चित है, यदि हम झुकेंगे और जैसे रबर होता है ना, जितना आवश्यकता उतना ही खींचो, ज़्यादा मत खींचो और बिल्कुल ढीला भी मत छोड़ो। इस प्रकार की स्थिति दाम्पत्य जीवन में होती है। खूब ढीला भी नहीं छोड़ना है और खूब तनाव में दे करके खींचना भी नहीं है। बीच का रास्ता अपनाना है। बीच का रास्ता अपना करके इसको संतुलन बनाया जा सकता है। अपना सौंदर्य, अपनी ख्याति मतलब अपना नाम, अपने पास कोई कला है, कोई प्रतिभा है, इन सब का घमंड करेगी अगर लड़की, तो कभी भी सुखी नहीं रहेगी। इसका ध्यान रखा जाए। बात-बात पर असंतोष करना, बात-बात पर क्रोध करना, झिक-झिक करना, लड़ पड़ना, चिड़चिड़ाना या फिर ब्लैकमेलिंग करना, रो करके, रोना-धोना, ये करना, बैठ जाना कोप भवन में, कैकेयी की भाँति, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी अपने स्वभाव से निकाल देना चाहिए। गलतियाँ सबसे हो जाती है, दोनों ओर से गलतियाँ होती। इंसान ही तो हैं, इंसान गलती नहीं करेगा तो गलती कौन करेगा? दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिनसे गलती नहीं होती हो। कितने बड़े-बड़े धुरंधर विद्वान क्यों ना हो, कितने बड़े-बड़े बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ करना बड़ी बात नहीं, लेकिन हमने गलती की, गलतियों पर विनम्रतापूर्वक क्षमा माँग ले। और सामने वाले ने गलती की है और उसको लगता है कि वो थोड़ा विनम्र हो रहा है, उनको भी हम ज़रूर क्षमा कर दें। तो गलतियों पर क्षमा माँग लेना और क्षमा कर देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। आगे का सारा रास्ता जो है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है
एक नई ऊर्जा के साथ में नई शुरुआत हो जाती है जब हम क्षमा कर देते हैं और अपनी स्वयं की गलती को स्वयं मान लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। तो मायके की भांति इस परिवार को भी, ससुराल को भी अपना माना जाए। जो सास-ससुर हैं, ठीक है, मैं इस बात को मानती हूँ, सास-ससुर को आप बिल्कुल माता-पिता की तरह नहीं मान सकते। नहीं, नहीं मान सकते। ओरिजिनल माता-पिता हैं, उनके उनके टक्कर में सास-ससुर नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन आपके पति के माता-पिता तो हैं, वो कहाँ जाएँगे बेचारे, बेटे को छोड़ कर के? बेटे से अलग होकर के कहाँ रहेंगे? आजकल की स्थिति में वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता पड़ गई है। क्यों? क्योंकि लड़कियां अपने माता पिता के समान विवाह होकर जाने के बाद में वृद्ध लोगों को, जो सास ससुर हैं या और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके प्रति ऐसे भावना नहीं रखती, उनके प्रति वैसे सेवा के भाव नहीं रखती हैं, उनके साथ में एडजस्ट नहीं कर सकती हैं। भारतवर्ष जैसी जैसी जगह में वृद्धाश्रम का खुलना ये बहुत ही दुख की बात है और ये प्रश्न चिन्ह है हमारी संस्कृति के अवसान पर। तो मायके की भांति परिवार को अपना अपने बच्चों के समान समझें और उनको प्रॉपर स्नेह दें, उनका सम्मान करें। सब लोग आपके लट्टू हो जाएँगे, सब आपके पीछे-पीछे घूमेंगे। कहते हैं जैसे जैसे नौकरी करने वाला कोई कर्मचारी होता है ना, नौकरी करने वाला कर्मचारी जो होता है, वो अगर बहुत अच्छे से कर्मचारी का काम करता है, तो अधिकारी कहते हैं अधिकारी का पैर हाथ टूट गया, उसके बिना चल नहीं सकता, उसकी मिन्नतें करता है। तो यहाँ पर कोई बहू जो है वो कोई कर्मचारी नहीं होती है। यहाँ पर स्नेह के कारण जैसे आप अपने माता-पिता का ध्यान रखते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि वो आपसे पूछे बिना कुछ कर ही नहीं सकता, क्या चीज़ कहाँ है, कैसा है, इस प्रकार की स्थिति में पड़ जाएँगे। तो मायके में जो भी छोटे भाई-बहन हैं, देवर-ननंद हैं, माता-पिता हैं और भी परिवार के सदस्य हैं, वो आपकी फुलवारी है। भगवान ने आपको वो फुलवारी आपके हिस्से में दिया है, जिसे आपको सुवासित बनाना है। वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी है। मायका तो एक हिस्सा था, पास्ट टेंस हो गया। लेकिन अब जो ससुराल है, वो आपकी ज़िंदगी है, आपका संसार है। आपको उसे ज़्यादा वजूद दे करके उसको ज़्यादा सुधारने की, उसको सँवारने की, उसको अपनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। परिवार को भी अपनाना है, परिवार के लोगों को भी अपनाना है। खासकर जो अरेंज्ड मैरिज करने वाले लोग होते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन जो लव मैरिज करने वाले होते हैं या जिनके मन में जो कटुता वाली बात अभी आई थी, उस प्रकार की बातें रहती हैं, वो कदापि अपने परिवार वालों को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। ये बहुत बड़ी विडंबना है। वो सोचते हैं कि विवाह मतलब व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामला नहीं है विवाह। विवाह पारिवारिक मामला है, सामाजिक मामला है। क्योंकि परिवार के प्रति ज़िम्मेदारी, समाज के प्रति ज़िम्मेदारी भी पूरी करनी पड़ती गृहस्थों को। ये काम वही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए विवाह को व्यक्तिगत मामला समझ करके ना तो वर चयन करते समय ध्यान देना चाहिए, वधु चयन करते समय ऐसा सोचना चाहिए और ना ही विवाह के उपरांत ऐसा सोचना चाहिए। और उनको आश्रय देने का दायित्व जो है, वो वधु का ही है। क्योंकि देखा गया है, वधु, लड़की जब परिवार वालों को अपनाती है, तो वही वहाँ रह सकता है। जिनको आप सम्मान नहीं देंगे, जिनको आप नहीं अपनाएँगे, वो वहाँ रह भी नहीं सकता। क्योंकि वो वहाँ पर अपमानित महसूस करता है। लड़के के अपनाने से फ़र्क नहीं पड़ता, भले उनका बेटा है, बहू उनको अपनाए, बहू उनको सम्मान दे, तब उनकी दाल गलती है वहाँ पर, तब उनको लगता है कि ये घर मेरा है। अन्यथा जीवन भर जिस घर में रहे हैं, वो भी उनके लिए पराया जैसे हो जाता है जब बहू आती है। लेकिन समझदार बहू के आने के पश्चात उनके मन का ये जो संदेह होता है वो खत्म हो जाता है और वो एक संतोष की राहत की साँस ले पाते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए। अगली बात, ये लंबा है और यही वास्तविक चीज़ है। कैसे सफल हो? तन से, वचन से, धन से जबरदस्ती ना की जाए। पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति। तन से क्या मतलब? मारपीट करना, कई बार ऐसा होता है। छीना-झपटी और हिंसा की जाती है, ये ना हो। वचन से, कटु वचन बोलना, कटु शब्द बोलना, गाली-गलौज करना, ये भी ना हो, दोनों पक्षों की ओर से ना हो। और धन से जबरदस्ती, इसका मतलब ये है, ये लड़के के ऊपर आता है ये, जो आवश्यकताएँ हैं अपनी, धन के माध्यम से जो ज़रूरी आवश्यकताएँ हैं, जो ज़रूरी चीज़ों का उपभोग है, उनको करने से मना करना, इस प्रकार की ज़बरदस्ती ना की जाए। लड़की को घर के काम में रुचि हो, बल्कि विवाह से पहले उसको घर के काम में प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाए। जो बेटियाँ विवाह के पहले भोजन बनाना, बर्तन माँजना, झाड़ू-पोछा, नौकरानी का काम नहीं है, घर का काम है। लड़कों को भी ये काम आना चाहिए, लड़कियों को भी ये काम आना चाहिए। इस काम में जिनकी रुचि होती है, जो घर को साफ-सुथरा रखने में, व्यवस्थित रखने में, भोजन बनाने में, ये सब जो आरंभिक काम है, प्रारंभिक काम है, उसको करने में जो रुचि भी रखती है और करने का प्रशिक्षण ले चुकी है, उनका जो जीवन है, वो बहुत आनंददायक भी होता है,
संतोषजनक होता है, वो सुखी रहती है। माता पिता का लड़की के घर में हस्तक्षेप ना हो। और इसका क्या मतलब है? अक्सर ये देखा गया है, लड़की ससुराल जाती है, उसके पश्चात भी माता पिता, खासकर माताएं, महिला वर्ग जो है, लगे रहते हैं फोन में, और उनके घर में दाल बन रही की सब्जी बन रही है, कौन कहाँ गया, बेटी के परिवार में, वो सब खबर रखते हैं। और बारंबार एक दिन में दो बार 3 बार ये बातें होती हैं, और ससुराल की सारी बातें मायके में पहुंचती हैं। लड़कियों को चाहिए इस प्रकार एक डिस्टेंस बना करके रखें। मायके की बात मायके में, ससुराल की बात ससुराल में। मायके की इज्जत, ससुराल की इज्जत दोनों उसके लिए है। वो दोनों कुल को तारने वाली, वो दोनों जगह प्रेमास्पद है, दोनों जगह सम्मानास्पद है। इसलिए दोनों की इज्जत को उसको बनाए रखना है। माता पिता के द्वारा, लड़की के माता पिता के द्वारा ससुराल वालों के यहाँ हस्तक्षेप न किया जाए तो बेटी सुखी रहेगी। और हाँ, मोबाइल पर, सोशल मीडिया में ये जो लड़कियां लगी रहती हैं काम धाम छोड़ करके, इसे बड़ी कटुता आती है। लड़के भी लगे रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि लड़कियों के ऊपर ही केवल कहा जा रहा है, हम अपने पक्ष की बातों को ध्यान दे रहे हैं, तो ये सावधानी बरती जाए। धन का सदुपयोग, समय की पाबंदी, समय का सदुपयोग, इन दोनों को ध्यान में रखने वाली बहुत हल्का फुल्का जीवन जीती है, दूसरों पर शासन करती है। पति पर शासन करेगी, पूरे परिवार पर शासन करेगी, अगर उसमें ये सद्गुण है तो। धन का सदुपयोग कहने का मतलब होता है अनावश्यक रूप से जो शॉपिंग होती है, बिना मतलब के खर्चे होते हैं, शौक में, श्रृंगार में, मौज मस्ती में, घूमने फिरने में, उस पर जेवर गहने में, उस पर एक अंकुश रखा जाए और समय पर काम करने के लिए अपने समय का नियोजन किया जाए, खुद के लिए प्रतिभा संवर्धन के लिए समय निकालें, तो उसका जीवन बहुत हल्का फुल्का, बहुत शानदार होगा। इस प्रकार से तो सुखी जीवन ऐसे बनाया जा सकता है। अवरोध भी उसमें साथ में थे, कुछ अवरोध इधर आते हैं। देखिए, अगर पत्नी कर्कश है, लड़कियां कर्कश हैं, कर्कशता है अगर उसके स्वभाव में, तो 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं लड़कों पर, मतलब वर पर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अगर वो उन्नति स्तर का है वर, लड़का, तो पॉजिटिव प्रभाव होते हैं, वो दार्शनिक बन जाता है, चिंतक हो जाता है, आध्यात्मिकता की ओर मुड़ता है, जैसे भर्तृहरि की बात आती है, संत सुकरात की बात आती है, ये ऐसी थे। और नेगेटिव असर पड़ेगा तो शराब पीने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है, वेश्यागमन करने लग जाता है। ऐसे भी उदाहरण हैं। आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा, बड़े बड़े लोगों की ऐसी दुर्गति हो गई थी। विचारशीलता का अभाव, ये मतलब है कि विचारशीलता न रख करके जो वर चयन किया गया, इसके परिणाम स्वरूप ये दुखी दाम्पत्य जीवन आता है। पहले ही सोचा जाए, विचार पूर्वक वर का चयन किया जाए, एक दूसरे के प्रति कट्टरता ना रखें, अविश्वास की भावना ना रखें। अविश्वास की भावना होती है, ये सुखी दाम्पत्य जीवन में आग लगा देती है। एक दूसरे के प्रति अगर कट्टर हैं, कट्टर का मतलब मैंने जो कहा वो मानना चाहिए, मैंने जो कहा वो होना चाहिए, वो सही है, आपका कहा हुआ गलत है, ये कट्टरता ठीक नहीं है। और परस्पर आलोचना कर रहे हैं एक दूसरे की, प्रशंसा और सम्मान नहीं करना। प्रशंसा और सम्मान करना एक टॉनिक है, टॉनिक का काम करता है, हल्का फुल्का जीवन बना देता है। लेकिन यदि एक दूसरे की केवल कमियों को उघाड़ते रहते हैं तो बात नहीं बनती। कमियां होती हैं, आलोचना भी करना पड़ता है, लेकिन प्रशंसा और सम्मान भी तो करें। पहले एक प्रशंसा करें, फिर उसके बाद में आप आलोचना की बात करें तो ठीक है। और अपनी गलती को जो नहीं स्वीकार करते हैं, ये दुखी दाम्पत्य जीवन के फेर में पड़ते हैं। अगली बात इसी से संबंधित, क्या अवरोधक है, क्या दुखी करता है? अनमेल विवाह, विचारों में समानता नहीं है, भावनाओं में समानता नहीं है, मानसिक स्तर में बहुत भिन्नता है और उनका विवाह कर दिया गया, तो दुखी होंगे ही होंगे। इसलिए विवाह करने के पहले इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए। आवश्यक सेवा, सहानुभूति इस प्रकार का ना दे करके, लड़की जब सखियों के साथ में फोन में गपशप में लगी रहती है, पड़ोसियों से बातें करती रहती है, घर में कोहराम मचाने वाली स्त्रियां होती हैं, जोर जोर से बातें करने वाली, दाम्पत्य के घोंसले में खुद ही आग लगाती हैं, कोई दूसरा नहीं उनके घर में आग लगाने वाला, ये समझ लिया जाए। अभी वर्तमान समय तो कुछ विडंबनाएं जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति की तर्ज पर जो ग्लैमर और अर्थ प्रधान सोच जो बन रही है, वो विवाह में असफलता ला रही है। हमारी बेटियां भी दिखावा, फैशन, इसके ऊपर टिका हुआ उनका दाम्पत्य, ये परिवार का सर्वनाश कर देता है। बनने संवरने में विशेष, फैशन में विशेष उनकी रुचि होना, पूरे टाइम आईना, पूरे टाइम बन संवर करके रहना, और हमेशा बन संवर करके घर में तो बैठी नहीं रहेगी, फिर बाहर भी जाना। और विवाह को संस्कार न समझ करके समझौता मानना। समझौता क्या होता है? मित्रता की जाती, समझौता करते हैं तो मित्रता की जाती है, 2-4 दिन के लिए मित्रता की जाती है, और जैसे ही हमारा तुम्हारा नहीं बना तो चलो खत्म, परित्याग कर देते हैं एक दूसरे का, फिर तलाक हो जाते हैं।
लेकिन जब संस्कार है तो संस्कार में विवाह को संस्कार के रूप में जब एक्सेप्ट करते हैं तो पूरे जीवन के लिए और अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास के लिए, अपने जीवन का निर्माण के लिए करते हैं। तो विवाह को संस्कार नहीं मानेंगे, अगर समझौता मानेंगे कि जब तक निभेगा तब तक निभेंगे और देखा जाएगा आगे, अगर इस प्रकार की बात रही तो बहुत खराब स्थिति आती है। विवाह विच्छेद इसी का दुष्परिणाम होता है। दहेज में कन्याओं की रुचि खुद होने लगी है, अब ये देखने में आता है। दहेज प्रथा वैसी खराब है, लड़के वालों को दहेज देते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कई कन्याओं के द्वारा अपनी दहेज की खुद ही लिस्ट बनाई जाती है। पापा जी मुझे ये चाहिए, जीजा जी को आपने ये दिया था, मुझे भी चाहिए, वो खुद ही लिस्ट बनाती है, अपने जेवर गहने की लिस्ट बनाती है। पिता की तो आत्मा कांपती रहती है, कहाँ से पूर्ति करे। तो ये उचित नहीं है। पारिवारिक जिम्मेदारी, बुजुर्गों की सेवा, इनसे विमुख होना, मैं इस बात को पहले कह चुकी हूँ। इस तरह से ये जो है वो एक तरह से जीवन को नरक में डालने के समान होता है। जहां तक बन पाए इनसे अपने आप को बचा करके रखा जाए तो जीवन सुखी होगा। आजकल एक नया आया है, लिव इन रिलेशनशिप। विवाह नहीं करते हैं, बिना विवाह किए लड़की पढ़ने गई है, लड़का पढ़ने गया है, वहां पर रहना शुरू कर दिए, किसको क्या पता कहाँ क्या हो रहा है। क्यों करते हैं ये विवाह से जी चुराते हैं। शरीर सुख के लिए जो एक अंकुश होती है, मर्यादा होती है, एक अनुशासन होता है, बंधन होती है, जिम्मेदारी है। विवाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करना और स्वच्छंद जीवन अपनाने के फेर में इसको स्वीकार करते हैं और वैसे ही रहना शुरू कर देते हैं। अब थोड़े दिन वहां रहते रहते उसके पश्चात फिर उनके जो भी कमियां हैं स्वभावजन्य, वो तो सामने आएगा ही आएगा, और कोई देखने वाला तो है नहीं, बस वहां पर वो फिर अलग भी हो जाते हैं। पता नहीं ऐसे कितने लोग के साथ में रहते हैं, क्या करते हैं। ये मेट्रो सिटी में इस प्रकार की स्थिति है। हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाते हैं, नौकरी करने बाहर जाते हैं, अकेले रहते हैं, वहां भी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। हमारी बच्चियों को इस बात को ध्यान में रखना है, किसी के फेर में नहीं पड़ना है, किसी की बातों में नहीं आ जाना है। फिर बाद में लांछन लगाते हैं, हमें धोखा दिया गया, हमारे साथ विश्वासघात किया गया, हमें शादी का झांसा दिया गया। नहीं, वो हमारी अपनी समझदारी की कमी है, उस कमजोरी कारण है। जैसे किराए का मकान होता है ना, उस प्रकार से अस्थायी मित्र बना लेते हैं और वैसी जीवन चलता है। परिवार संस्था का अभाव वहां पर पाया जाता है, वो परिवार नहीं बन पाता ऐसी स्थिति में, बच्चों की परवरिश वहां पर नहीं होती है, और वो एक तरह से क्या कहना चाहिए, अनाथ बच्चे होते हैं वहां पर, अगर ऐसे होते हैं तो। भगवान ना करे कि भारतवर्ष में इस प्रकार की स्थिति ज्यादा बढ़े, लेकिन ये स्थिति इतनी अधिक हो गई है कि अब ये बच्चों के जो सोशल साइंस पढ़ते हैं उनके सिलेबस में भी ये चीज है, लिव इन रिलेशनशिप। ये ना मान लिया जाए कि लिव इन रिलेशनशिप को कानून ने मान्यता दे दी है तो हम तो इज्जतदार बन करके रहेंगे। साहब, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत और आपकी खानदान की इज्जत और आपके माता पिता की इज्जत सब जो है धूल धूसरित हो जाएगा। आप कानूनों की बात मत सोचिएगा। और एक और विडंबना इसके संबंध में, वो क्या है, वो प्री वेडिंग वाली बात। ये तथाकथित बड़े घरानों में जो पैसे वाले होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, उनके घर का ये फैशन है। ऐसी निर्लज्जता की सीमा लांघ गए। क्या होता है इसमें, आप लोग जानते होंगे, सब जानने लग गए, सब करने लग गए, क्योंकि प्रचलन ये बढ़ गया है। युवावस्था में विवाह होता है, परिपक्व हो जाते हैं, विवाह होने के पहले बातचीत करना शुरू कर देते हैं, माता पिता बातचीत करने के लिए उनको अलाउ कर देते हैं, और बहुत स्वाभाविक है क्योंकि बड़े हो जाते हैं। अब इससे आगे बढ़ करके विवाह के पहले ही वो वीडियो शूटिंग के लिए जाते हैं। जैसे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वैसे फिल्मी अंदाज में वो आउटिंग पर जाते हैं और उनका वीडियो शूट किया जाता है। आधे अधूरे कपड़े, फैशनेबल कपड़े, और वैसी सब फैशनबाजी करके, और वो जो वीडियो बनता है, उनका जो कैसेट रहता है, वीडियो बनता है, उस वीडियो को, उसमें अभिभावकों की सहमति होती है पूरी, वो उसमें शामिल रहते हैं, उनको भेजते हैं कोरियोग्राफर के साथ, फोटोग्राफर कोरियोग्राफर के साथ, लाखों रुपए उसमें खर्च करते हैं। वो जैसे पिकनिक नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसको तो हनीमून कहना चाहिए। विवाह के पहले ही हनीमून टाइप का माहौल रहता है, और वो वहां से मना करके आते हैं, बाद में फिर विवाह होता है। और जब विवाह होता है तो विवाह के समय में वो कैसेट सबको दिखाया जाता है। तो जो विवाह के अवसर पर आने वाले लोग हैं, नाते रिश्तेदार, हम जैसे आप जैसे, जब वहां जाते हैं तो कैसेट उनको दिखाया जाता है, वीडियो दिखाया जाता है, और उस वीडियो में देखा जाता है कि वो प्री वेडिंग उनकी जो लव स्टोरी है, उसमें वो तो सारी शील मर्यादा की दीवारें गिर चुकी है जिसको वो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अब ये क्या कलंक है भारतीय संस्कृति पर, देखिए ये प्रचलन देखने में आता है, इस प्रकार की स्थिति। तो विवाह से संबंधित कितनी सारी विडंबनाएं हैं, कितनी सारी
सोच विचार में, चिंतनशीलता में कमी है और वास्तव में जो उद्देश्य है विवाह का, जो आरंभ में हमने देखा, गृहस्थ का जो एक विशेष धर्म होता है, कर्तव्य होता है और जो हमारी भारतीय समाज का एक एक रीढ़ होती है, एक उसका आधार होता है और इसी कारण से वो जो आवश्यकताएँ वो पूरी भी नहीं हो पाती और इनका दुष्परिणाम ये होता है कि कहीं पर भी शांति, सुख, संतोष दाम्पत्य जीवन में, परिवार में नहीं है और आज स्थिति क्या है आप लोग देख रहे हैं। जब परिवार में सुख शांति नहीं है, जब परिवार में कोई तौर तरीके की कोई स्थिति नहीं है, तो फिर हमारा समाज क्या सुख शांति वाला बनेगा? हमारे समाज में भी विडंबनाएँ भरी पड़ी रहेंगी और यही दुष्परिणाम हम सब आज भुगत रहे हैं। तो विवाह बहुत बड़ी विडंबना को लेकर के आ गया है। जितने विकृत स्वरूप हैं आज विवाह में दान, दहेज, चढ़ावा ये दोनों ओर से हो रहा है। लड़कियों की तरफ से भी चढ़ावा माँगा जाता है और उसी तरीके से दान दिया जाता है। कितना अच्छा होता जब इस प्रकार के दिखावेबाजी के ऊपर ध्यान ना दे करके उस पैसे को कहीं जमा कर देते, बैंक बैलेंस कर देते। कन्या की रुचि भी ग्लैमर की ओर होती है, संस्कार नहीं होता है। आज जो विवाह होते हैं उसमें देखिए, विवाह संस्कार के रूप में नहीं, नाच गान, बाराती, खूब सारे लोग होते हैं। इसमें सबसे पहले सगाई होती है, उसमें ढेर सारे लोग जाते हैं। मैं सोचती हूँ सगाई में जो कुछ भी किया जाता है तामझाम एक विवाह के बराबर होता है। केवल लड़का मांग में सिंदूर नहीं डालता है लड़की के, वरमाला भी पहना देता है, सारा साज श्रृंगार करती है लड़की, सब कुछ तो हो जाता है, केवल सिर में मांग में सिंदूर नहीं डाला जाता है। पूरा नाच गान, और जब विवाह होता है तो नाच गान, बाराती, ऑर्केस्ट्रा और वो सब कुछ होता है। तो ये एक संस्कार न होकर के क्या हो गया है, विवाह दिखने में आता है एक मनोरंजक उत्सव ऐसा हो गया। जबकि वर वधू को अपने उत्तरदायित्व का शिक्षण वहां पर मिलना चाहिए। एक मतलब जो तड़क भड़क मौज मस्ती फोटोग्राफी वाला जब माहौल होता है उसमें स्वयं जो वधू है, वर वधू होते हैं, वो मदहोश बेहोश हो जाते हैं। उनको कुछ समझाइश या बोध कराने वाली कोई बात तो वहां पर रही नहीं जाती है जो होना चाहिए। धन का अत्यधिक अपव्यय होता है। कहते हैं कि नहीं विवाह एक ही बार होना है, सब अच्छे से होना चाहिए। लड़की वाले भी सोचते, लड़के वाले भी सोचते, लड़कियां भी सोचती इसी प्रकार से। अब आप सोचिए, अभी कोरोना काल था, इस कोरोना काल में कितने विवाह हुए होंगे और किस किस तरीके से विवाह हो गए। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग अधिकतम जाकर के विवाह हो गया कि नहीं हो गया, सगाई हो गई कि नहीं हो गई। हमने तो देखा उसमें कि लड़का जो मोटरसाइकिल में अपनी दुल्हनिया को पीछे बिठा करके लिवा करके ले गया, खत्म, यहां तक हुआ है। कहने का मतलब यह है कि कोरोना काल में जो सादगी देखने को मिली, भले मजबूरी की सादगी थी, लेकिन इससे ये तो प्रमाणित हो गया कि कम पैसे में सादगीपूर्ण तरीके से विवाह हो सकता है। और वो जो पैसा बच गया भाई, उस पैसे को आप जमा करके रख लीजिए। बच्चों का, नवयुवक नवयुवतियों का नया संसार बसने जा रहा है, नए जीवन का आरंभ होने जा रहा है, उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं जीवन में कितने उतार चढ़ाव आएंगे उनको अपनी आजीविका के संबंध में, घर को सेट करने के संबंध में, वो पैसा वहां पर काम आएगा, ये बुद्धिमानी की बात है। लेकिन धन का अत्यधिक अपव्यय करते हैं, उसमें उनको अच्छा लगता है डीजे बजाना, और उसमें नाच गान में तो बेतहाशा पैसा खर्चा होता है। रात्रि में विवाह होता है, विडंबनाएं देखिए। जो विवाह संस्कार को पूरा पर्याप्त समय मिलना चाहिए, उसमें जल्दबाजी, जल्दी करो जल्दी करो, पंडित जी से बार बार बोलेंगे जल्दी करो, कितना टाइम लगेगा, और रात्रि में विवाह होगा, केवल वर वधू ऊँघते हुए बैठे रहते हैं। मजबूरी में कुछ लोग 2-4 गिनती में रहते हैं, वर पक्ष के, वधू पक्ष के लोग, वो लोग क्या करें बेचारे, आधी रात को कौन जगेगा। तो वो जैसे तैसे वो विवाह संस्कार को निपटाते हैं। बेचारा पंडित जो है वो वही उनके बदले में बोलता है, सुनता है, करता है, किसी का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उनके सारी एनर्जी जो होती है वो दिन में नाच गान करने में, पार्टीबाजी करने में और वो दूसरी सजावट, साज सजावट करने में, उनमें सब निकल जाता है। तो ये जो अनावश्यक शौक में समय देकर खत्म कर देते हैं, उसका दुष्परिणाम ही तो भुगतना पड़ता है। ऐसे विवाह जो होते हैं कामज विवाह, कामनाओं की पूर्ति का विवाह है केवल और केवल, मात्र संस्कार नहीं है। इसमें बहुत तकलीफ है, इसका दुष्परिणाम जो है भुगतना पड़ता है वर वधुओं को, क्योंकि संस्कार नहीं मिलते उसमें। और एक बात बहुत जबरदस्त, विवाह के पश्चात लड़कियों का भी, लड़कों का भी, कोई भी हो सकता है, विवाहेतर संबंध बनाना, तीसरा पति पत्नी के बीच में तीसरा, वो सोचते हैं कि बहुत उसको आम बात समझते हैं। आज जो ये पिक्चर देख करके सिनेमा का प्रभाव और अपने टीवी सीरियल का प्रभाव, सब में यही छाया रहता है। इसका उससे है, उसका उससे चल रहा है, उसका उससे चल रहा है, कोई किसी के प्रति वफादार नहीं है।
हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी ये समझने लग गए हैं शायद कि पति और पत्नी के बीच में कोई वफादारी नाम की चीज़ इस मायने में कुछ भी उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो है, ये जीवन में आग लगा देती है। उसी प्रकार से पहले मान लीजिए कोई साथी है, लेकिन उससे विवाह नहीं हुआ है या विवाह के योग्य नहीं रहा होगा, लेकिन उसके पश्चात फिर नए साथी से विवाह हुई है। तो जो कुछ भी है, जो वर्तमान में जो साथी है, जिसके साथ में 7 फेरे लगे, विवाह हुआ है, वही है। उसी को प्रथम और अंतिम माना जाए। पुरानी जो ही बातें थी उसको पिछले जन्म का मान करके पूरी तरह से उसको समाप्त किया जाए ईमानदारी पूर्वक। लेकिन जब ऐसा नहीं किया जाता है और पुराने साथी के साथ में संपर्क बनाए रखा जाता है और धोखा दिया जाता है सामने वाले को, या विवाह के पश्चात कोई दूसरे से संबंध बनाया जाता है, इसका तो कोई इलाज नहीं है। ये लाइलाज है। अगर ऐसा किया गया तो कभी भी जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा, बल्कि इसका दुष्परिणाम परिवार के सारे लोग और खासकर अगर बच्चे पैदा हो गए हैं तो वो भी इसको भुगतते हैं। इसका कोई इलाज नहीं होता। क्या किया जाए? कुछ आदर्शों को अपनाया जा सकता है। बहुत सारी बातें पहले आ गई हैं। गुण कर्म स्वभाव को देख करके दोनों की मैचिंग मिला करके विवाह तय किया जाए। सबसे बड़ी बात विवाह के पहले की बात। उसके पश्चात जब विवाह हो रहा है तो भाई कम से कम सगाई और शादी को एक साथ करने का सोच ले, खर्चे कम होंगे। धन का व्यय विचार पूर्वक करें। पैसा बचता है उसको बचाएं, वर वधू के काम आएगा। दिखावा दहेज सबको दिखे कि लड़की वालों ने ये दिया, सबको दिखा करके करना है। क्या जरूरत है दिखाने किसी दूसरे को? देख करके किसको फायदा हुआ है? किसी को फायदा नहीं हुआ। हाँ, नुकसान जरूर हुआ है। दिखावा दहेज के स्थान पर कन्या को कैश दे दीजिए, उसके नाम से बैंक बैलेंस कर दीजिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो। और हमारी बेटियों को भी, कन्याओं को चाहिए कि वो बाप से कुछ ना मांगे, पिता से कुछ डिमांड ना करे। माता पिता की जितनी हैसियत होती है वो अपने बच्चों को स्वयं ही देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन कन्या जब मुंह खोल करके मांगती है तो पिता जो है अपने आप को बहुत दीनहीन महसूस करता है, उसे बड़ा दर्द होता है, भावनाओं को चोट पहुंचती है। ये बात कन्याओं को समझना चाहिए। दिन में विवाह हो, तरीके से विवाह संस्कार हो, जिसमें कि विवाह संस्कार में समय दे करके वर वधू को उनका दाम्पत्य जीवन के प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य, इसको बोध कराया जाए, समझाइश दी जाए। विवाह के दरमियान उनको पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए, उनको कसम खिलाई जाए, उसको बार बार इस बात को ध्यान दिलाया जाए। तो ये विवाह संस्कार जब पर्याप्त समय देकर के संपन्न कराए जाएंगे तभी ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ये बात ध्यान देने की है। विशेष बात ये है समझने की, नए आदर्श जब अपनाते हैं तो कुछ कुछ नई शुरुआत की जा सकती है। विवाह में साहित्य भेंट करना, गीता जी भेंट करना, पौधे देना, है ना, युग साहित्य को भेंट करना, और ये जो नाच गान होते हैं उसके स्थान पर गीता पाठ करना। आप इनको इनमें देखिएगा, मैंने ध्यान दिया इसमें, आप भी दिए होंगे, ध्यान दिए होंगे। जैसे इंसान की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण करवाते हैं उसके पश्चात। उसी प्रकार से विवाह होता है तो जो पंजाबी जो समूह समुदाय के लोग जो हैं 3 दिन तक उनका गुरुमुख पाठ होता है। हमारे यहाँ भी पारिवारिक प्रज्ञा पुराण होना चाहिए, परिवार निर्माण की कथाएं होनी चाहिए, जिससे कि लड़की को, लड़कों को समझाया जा सके और आने वाले जितने भी लोग होते हैं सगा संबंधी, उनको भी समझने का मौका मिले। राम सीता का दाम्पत्य गान करना चाहिए, उसको मखौल बना करके हंसी ठिठोली में करके और फूहड़ता के अंदाज में सब करती, बहुत ही त्याज्य है। ये ना कहें तो ज्यादा अच्छा है। विवाह से पूर्व वास्तव में ये देखने में आता है, विवाह के पहले जो आकर्षण और जो परिचय के कारण जो रिश्ते बने, तो वो तो बन गया पहले रिश्ता, लेकिन उस रिश्ते को समझदारी के साथ में और ईमानदारी के साथ ही निभाया जा सकता है। जिम्मेदारी के साथ में, सघन एक दूसरे के साथ में, सघन आत्मीयता के द्वारा पोषण दे करके ही इसको निभाया जा सकता है। जब ये आधार मिलेगा तो वो आगे बना रहेगा नहीं बल्कि ज्यादा प्रगाढ़ होगा, और बिल्कुल आपस में वर वधू दोनों पति पत्नी सुखी संतुष्ट भी रह पाएंगे। और ऐसे लोगों के दाम्पत्य की छांव में अनेक लोग आश्रय पाते हैं, जैसे वट वृक्ष होता है बड़ा विशाल, और उनकी छांव में कितने पथिक आश्रय पाते हैं, सुख संतोष के साथ रहते हैं। उसी प्रकार से ऐसे जो दंपत्ति होते हैं, इनका परिवार बहुत सुख संतोष से भरा हुआ होता है। वहां पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका शानदार व्यक्तित्व निर्माण होता है। वहां पर जो सदस्य होते हैं वो सदस्य बहुत सुख संतोष के साथ जीते हैं, बड़ों का आशीर्वाद उनको मिलता है, और बल्कि समाज में समाज निर्माण का काम करने में अग्रणी हो पाते हैं। उनके लिए ये एक तरह से आदर्श बन पाते हैं, आदर्श जोड़े बन पाते हैं। और इनका विवाह ही वास्तविक विवाह है, इनका दाम्पत्य ही वास्तविक दाम्पत्य है। तो हमारा यही मानना है, गुरुदेव की किताब है,
सबसे महत्वपूर्ण किताब गृहस्थ में प्रवेश से पूर्व उनकी जिम्मेदारी समझी जाए। उसी से मिलता-जुलता किताब है विवाह के आदर्श और सिद्धांत। इनको हम जाने समझें। इनको पढ़ें, इनको पढ़िएगा आपको बहुत कुछ मिलेगा। और वाङ्मय भी है परम पूज्य गुरुदेव का दाम्पत्य जीवन के संबंध में योग साधना, गृहस्थ है कि योग साधना इस प्रकार की। लेकिन ये चूँकि केवल विवाह से संबंधित है, मैं परिवार की बात नहीं कर रही हूँ। केवल विवाह के संबंध में अपना दिमाग साफ करना, विवाह के पहले, विवाह के दरमियान, विवाह के बाद, ये जो आरंभिक बातें हैं, बहुत विचार करने की बातें हैं, उन पर ध्यान देना आवश्यक है। अंततः जो हमारी बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनका जीवन सुखी हो, संतुष्ट हो, आगे उनका जीवन महान बने। जो जीवन का महान उद्देश्य लेकर के वो बालिका के रूप में आई है, तो वो वास्तव में अपने जीवन के उस अंतिम और उच्च लक्ष्य को प्राप्त करे और उनके उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ दूसरों को भी वो प्रकाश स्तंभ का काम करे और दूसरों को प्रकाश देने वाली बने। ये निश्चित रूप से सफल हो सकता है अगर इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखा गया, अभिभावक भी और अभिभावकों के साथ में कन्याएँ भी, तो ये हो सकता है। अपनी बात मैं यहाँ पर समाप्त करूँगी, मेरी बातें समाप्त हुई और इस संबंध में यदि कोई प्रश्न होगा, तो उन प्रश्नों को रखें। स्वागत